Hello everyone, I am creating this video for Python Pandas and the topic is Advanced Operation on Data Frame. In this video, I will discuss some advanced functions of the data frame, and those functions are, the first one is the pivoting. Pivoting is a function used for summarizing the data in a way to make understanding of descriptive data easier. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक पिक्चर जो डिस्प्ले कर रहा है डिस्क्रिप्टिव डेटा को, और इस डेटा को समराइज करके जिस तरह से पाइवटिंग किया गया, जो क्लियर पिक्चर और क्लियर डेटा डिस्प्ले कर रहा है, समराइजिंग डेटा। तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्लियर आउटपुट नहीं दिखा रहा है, डिस्क्रिप्टिव है, क्लैरिटी is lacking here. But in this picture you can see the picture has clarity and the data is given very much clear. Two light brown and two dark brown bears are there. You can see two light brown, two dark brown bears are there. 3 adults, 1 cub, 21 growls and 9 snort. यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा ग्रॉल और स्नॉट है, तो ये इसको समझना उतना आसान नहीं है। तो जब आप पाइवटिंग करेंगे तो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा इज कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ डेटा सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डेटा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पाइवटिंग फंक्शन। तो आप पाइवटिंग फंक्शन यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे यूजिंग द पांडा एसपीडी, एंड देन डिक्शनरी इज क्रिएटेड एंड यूजिंग द डिक्शनरी वी क्रिएट द डेटा फ्रेम। व्हेन यू प्रिंट द डेटा फ्रेम यू विल गेट दिस डेटा फ्रेम। अब आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम में जो डेटा है इसको आप अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ट्यूटर है, क्लासेस है, कंट्री है, तो अगर इस डेटा को हम लोग इस तरह से चेंज करना चाहें कि कंट्री वाइज डेटा को डिस्प्ले करें, या क्लासेस वाइज डेटा को डिस्प्ले करें, या ट्यूटर वाइज डेटा को डिस्प्ले करें, तो पाइवट फंक्शन यूज़ करेंगे। इन पाइवट फंक्शन वी यूज़ द डेटा फ्रेम नेम डॉट पाइवट और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, और जिस बेसिस पे आपको डेटा डिस्प्ले करना, जैसे यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा को डिस्प्ले करेंगे, ब्राज़ील में कौन से टीचर कितने क्लास ले रहे हैं, जापान में कौन से टीचर कितने क्लास ले रहे हैं, तो इंडेक्स में आपको कंट्री डालना होगा। कॉलम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, या इसका कॉलम अलग है, इसमें अब कॉलम्स अलग है, तो यहाँ पे कॉलम्स में ट्यूटर का नाम है, तो यहाँ पे ट्यूटर जो फील्ड है उस फील्ड का नाम यहाँ पे दिया गया कॉलम्स में, और वैल्यूज़ में दिया गया क्लासेस, जो क्लासेस यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा वो क्लास दिखाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री के जगह पे अगर आपको ट्यूटर्स का नाम चाहिए तो इंडेक्स में ट्यूटर डालेंगे। उसी तरह सारे चेंज करके आप अपने हिसाब से डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पाइवट फंक्शन विच summarize your data or organize your data according to your wish. Next है pivot table. Pivot table is used where a data frame has a duplicate record. आप देख सकते हैं ताहिरा 2 है, अनुषा एक ही है, पर यहाँ पे ताहिरा 2 है। तो अगर इस तरह का रिकॉर्ड डेटा फ्रेम हो जहाँ डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड होगा तो वहाँ पे पाइवट वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे पाइवट टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा मेथड वही सेम है, पाइवट के जगह पे पाइवट टेबल यूज़ किया गया, इंडेक्स ट्यूटर है, कॉलम्स कंट्री है, क्लास वैल्यू क्लासेस है, और एग्रीगेट फंक्शन सम एक आपको यूज़ करना है। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं एग्रीगेट फंक्शन वो यूज़ कर। तो यहाँ हम लोगों ने सम इसलिए यूज किया ताकि वो और ट्यूटर्स का जो अलग अलग कंट्री में क्लास उसको ऐड करके दिखाएगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन के साथ
अलग अलग दो ताहिरा का दो क्लास है, तो ताहिरा 28 एंड 40 है, तो यहाँ पे वो यूएसए में ही दोनों कंट्री सेम है, तो यहाँ पे 68 कर दिया, बाकी सब यूनिक है। तो इस तरह का अगर कंडीशन हो डेटा फ्रेम में जहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है, तो फिर पाइवट वर्क नहीं करेगा। वी हैव टू यूज़ द पाइवट टेबल इन स्टीड। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप जानते हैं, सॉर्टिंग मतलब होता है अरेंजिंग। डेटा को किस तरह से अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। और स्पेसिफिक कॉलम वाइज या कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम वाइज भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ सॉर्टिंग फंक्शन। सॉर्ट वैल्यू फंक्शन है, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन। तो सॉर्टिंग का मतलब आप समझ गए कि ऑर्गेनाइजिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू योर विश इन द सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर विथ एनी पर्टिकुलर कॉलम और many number of columns you can use for organizing the data। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाने का कमांड डाला हुआ है, द डेटा फ्रेम इज़ हेयर, यू कैन सी द डेटा फ्रेम। और इसी डेटा को जब आप शॉर्ट वैल्यू से अरेंज करते हैं ट्यूटर वाइज या क्लास वाइज या कंट्री वाइज, तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर आएगा आपका डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूटर में पहले ताहिरा है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, फिर गुरजोत है, अनुषा है, जैकब है, वेंकट। पर जब आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, शॉर्ट वैल्यू फंक्शन यूज़ करेंगे किसी कॉलम वाइज, तो वो ऑर्गेनाइज होकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है पहले, अनुषा, फिर गुरजोत, फिर जैकब, फिर ताहिरा, फिर वेंकट। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द ट्यूटर कॉलम अरेंजिंग। अगर आप दूसरा कॉलम्स यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए उसी फंक्शन शॉर्ट वैल्यू फंक्शन को कंट्री वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेंज किया गया है, शॉर्टिंग किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कंट्री में यहाँ पे पहले ब्राज़ील है, फिर बी के बाद फिर जापान है, फिर यू का है, यूके है, यूएसए। तो इस तरह से वो असेंडिंग ऑर्डर में कंट्री वाइज अरेंज हो गया। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ शॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन फॉर अरेंजिंग द डेटा फ्रेम यूजिंग द पर्टिकुलर कॉलम। आप एक से ज़्यादा कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट वैल्यू और बिग ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम लिखना पड़ेगा इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। तो कंट्री और ट्यूटर दो है, तो पहले कंट्री है तो कंट्री वाइज पहले होगा, और कंट्री में उस कंट्री में एक से ज़्यादा अगर नाम है तो फिर वो एक से ज़्यादा कंट्री है, अलग अलग नाम है, तो इस तरह से अरेंज होकर आएगा। आप देख सकते हैं ब्राज़ील दो है, ब्राज़ील में दो है, तो पहले अनुषा, फिर वेंकट, फिर जापान का है आया, ये बी के बाद जे आ रहा है, फिर यूएसए में भी दो ट्यूटर है, तो पहले जैकब आया, फिर ताहिरा आया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर जे पहले आएगा, फिर टी आएगा। तो इस तरह से पहले कंट्री वाइज अरेंज हुआ, और कंट्री वाइज में ही वो ट्यूटर वाइज भी अरेंज है। तो इस तरह से एक से ज़्यादा कॉलम्स आप यूज़ कर सकते हैं अरेंज करने के लिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको सपोज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना हो या अरेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे, सेम है यहाँ पे DF, दैट इज़ द डेटा फ्रेम नेम, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ बाई आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बाई का यूज़ नहीं है, तो आपको बाई इक्वल्स टू, और जो भी सेम है फंक्शन कंट्री और ट्यूटर वाइज अरेंज किया हुआ है, लेकिन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। अगर आप ये नहीं डालते हैं असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तब आप देखिए किस तरह से ये कंट्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर पहले हो गया। तो पहले यू का यूएसए आया, यूके आया, जापान, ब्राज़ील। अब यूएसए में आप देखिए पहले ताहिरा आया, फिर जैकब आया, यहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले टी आ रहा है, फिर जे आ रहा है। उसी तरह ब्राज़ील में दो है, तो पहले वेंकट आ रहा है, फिर अनुषा आ रहा है, यहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस तरह से आप डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मैड फंक्शन। मैड का फुल फॉर्म होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़। It is the average distance between each data value and the mean.
इसका मतलब है कि इस मैड को निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर उस एवरेज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और फिर उसका फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा डिफरेंस का। तो अभी मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि किस तरह से ये डेटा फ्रेम का कमांड है। डेटा फ्रेम प्रिंट करने से डेटा आया। अब इस डेटा के बेस पे मैड वैल्यू निकालना है, मैड का वैल्यू। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम का नाम डॉट मैड एक्सिस ज़ीरो। एक्सिस ज़ीरो का मतलब होता है कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज निकालेगा। तो आप देखें इसका एग्जांपल, कॉलम बी का एग्जांपल लेकर आपको यहाँ पे दिखा रहे किस तरह से ये कैलकुलेट हुआ है। अब देखिए 5 2 54 3 21 है, तो 5 4 54 3 21 यहाँ होगा। तो इस तरह से ये पहले इसका एवरेज निकालना है, और फिर एवरेज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो है 8.2। 13.2 को 8.5 माइनस करेंगे तो 8.2 आएगा। 13.2 से 2 माइनस करेंगे 11.2 आएगा। इस तरह से दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। यहाँ जो डिफरेंस निकला हुआ है, अब इस डिफरेंस को जब आप इसका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वो मैड वैल्यू होगा। तो पहले जो कॉलम है उसका एवरेज निकालना है, और फिर उसका एवरेज का और वह कॉलम के वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, और फिर उस डिफरेंस का एवरेज निकालना है। तो दैट इज़ द मैड वैल्यू। इस तरह से आप मैड वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एसटीडी फंक्शन। एसटीडी फंक्शन कैलकुलेट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स। उसी तरह से ये भी स्टैंडर्ड फंक्शंस इसका वैल्यू निकालेगा स्टैंडर्ड फंक्शन का। तो फंक्शन है, और उसके लिए आपको फिर से डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम से फिर स्टैंडर्ड फंक्शन निकालने के लिए df डॉट स्टैंडर्ड फंक्शन लिखना है। एक्सिस ज़ीरो मतलब कॉलम वाइज। स्किपना ट्रू का मतलब होता है अगर कोई नॉन वैल्यू है, नॉट ए नंबर है, तो उसका उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, उसको छोड़ करके वो स्टैंडर्ड फंक्शन निकालेगा। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ स्किपना इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये नहीं डालेंगे तो नॉन वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेगा, एंड यू विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। तो स्किपना ट्रू इसलिए लिखना है ताकि अगर आपके डेटा फ्रेम में नॉन वैल्यू है तो उसको एक्सक्लूड कर दे, उसको छोड़ करके कैलकुलेट करेगा। इस तरह से आप इसको स्टडी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई एंड अप्लाई फंक्शन। उसके पहले एक और फंक्शन है पाइप। तो नॉर्मली क्या होता है, पाइप का यूज़ क्या होता है कि पाइप इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो यहाँ भी पाइप वही काम करेगा, इट विल ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो वो ट्रांसफ़र तब होगा जब वो प्रोसेसिंग होगा। एक जगह प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट जो आएगा उसको दूसरे प्रोसेसिंग के लिए इनपुट के तरह यूज़ किया जाएगा। फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद फिर तीसरे में वो उसको एज एन इनपुट ले जाएगा। तो इस तरह से पाइप का यूज़ करके आप बहुत सारे कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। एक आउटपुट को दूसरे के लिए इनपुट, और दूसरे का फिर से आउटपुट जो निकलेगा वो तीसरे के लिए इनपुट का काम करेगा। तो इट इज़ अ टेक्निक फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोग्राम प्रोसेस टू अनदर वेयर वन फंक्शंस आउटपुट इज़ टेकन एज इनपुट फॉर अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का आउटपुट जो होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा। इस तरह से पाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देखें कि नॉर्मली आप यहाँ देखें तीन तीन फंक्शन यूज किया हुआ, ऐड, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। इसका निकालना, इस डेटा फ्रेम का निकालना है। तो पहले सबसे पहले इस डेटा फ्रेम का स्क्वायर रूट निकाला गया, फिर उसका क्यूब रूट निकाला गया, फिर उसमें ऐड किया गया ये 100। तो इस तरह का आउटपुट आया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर सिंपल करना होगा तो पाइप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पे df डॉट पाइप स्क्वायर रूट, np डॉट स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो नमपाई का फंक्शन है। तो पाइप के साथ np डॉट स्क्वायर रूट लिखे, फिर
अब इसका स्क्वायर रूट निकल गया, इसका डेटा फ्रेम का सारे डेटा का वैल्यू का स्क्वायर रूट निकल गया, फिर उसको पाइप डॉट क्यूब रूट कर दिए, तो फिर उसका जो स्क्वायर रूट निकला उसका फिर क्यूब रूट निकाल देगा। फिर क्यूब रूट में अगर 100 ऐड करना है तो इस तरह से ऐड कॉमा 100 कर दिए पाइप के थ्रू। तो इस तरह से ये तीनों फंक्शन एक साथ हो जाएगा। इसको आउटपुट कैलकुलेट होने के बाद इसी आउटपुट पे वो स्क्वायर रूट निकाल देगा, इसका जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकलेगा इस पर फिर वो ऐड 100 कर देगा। इस तरह से ये आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं दोनों का आउटपुट सेम है, सेम। तो इसका सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ सिंपलर वे टू राइट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो क्लैरिटी ज़्यादा होगा, समझ में आसानी से आएगा कि क्या क्या हो रहा है। इसमें आपको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में जल्दी नहीं आएगा, पर इसमें ज़्यादा आसान है, इजी है। इसलिए इस पाइप फंक्शन को यूज़ करके आप कैलकुलेट अच्छा कर सकते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है अप्लाई एंड अप्लाई मैप। अप्लाई फंक्शन इज अ सीरीज फंक्शन। सीरीज फंक्शन का मतलब होता है जो पूरे एक रो पे या एक कॉलम पे काम करे, which works on one row or one column of the data frame. Or apply map, it is an element function which works on each individual element of data frame. तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए, अप्लाई क्या है और अप्लाई मैप क्या है। अप्लाई फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे सीरीज पे काम करता है, मतलब ये तो या तो पूरे कॉलम, एक कॉलम का डेटा को कैलकुलेट करेगा, एक रो को। लेकिन अप्लाई मैप इंडिविजुअल डेटा, एक एक डेटा पे काम करेगा। So this is the main difference between apply and apply map. Apply is a series function and apply map is an element function. तो इस तरह से डेटा फ्रेम एक बनाया गया, उसका आउटपुट है। आप देखिए उसमें एक मीन फंक्शन यूज़ करते हैं अप्लाई के साथ। मीन फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसका यूज़ होता है एवरेज निकालने के लिए। तो अप्लाई एक सीरीज फंक्शन है, तो अप्लाई np डॉट मीन df, इस फंक्शन को यूज़ करके df, दैट इज़ द नेम ऑफ डेटा फ्रेम, df डॉट अप्लाई और np डॉट मीन, तो उसका इसका सबका मीन निकाला गया। तो ये क्या किया, दो कॉलम है तो दोनों कॉलम का मीन एवरेज निकाल दिया इस तरह से। अब उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई मैप के साथ करते हैं। तो मीन अप्लाई मैप के साथ जब मीन निकाल ले तो हर इंडिविजुअल का मीन निकाल दिया, क्योंकि एक्चुअली मीन जो है वो सीरीज फंक्शन भी है और एलिमेंट फंक्शन भी है, तो ये दोनों तरह से काम कर सकता है। पर अगर आप स्क्वायर रूट या ऐड वगैरह करेंगे तो वो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये एलिमेंट फंक्शन है जो दोनों में एलिमेंट फंक्शन की तरह ही काम करेगा, मतलब दोनों पूरा एलिमेंट का आपको स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाएगा। इस तरह से सीरीज नहीं आएगा, एक कॉलम का डेटा एक साथ नहीं आएगा कैलकुलेट होकर। तो मीन एक ऐसा फंक्शन है जो दोनों पे काम करता है, सीरीज में भी और इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ भी। तो आप देख सकते हैं एक एक डेटा का एलिमेंट मीन वैल्यू निकाला हुआ है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अप्लाई एंड अप्लाई मैप, कि अप्लाई के साथ आप सीरीज फंक्शन यूज़ करना है और अप्लाई मैप के साथ आपको एलिमेंट फंक्शन यूज़ करना है, सो दैट यू कैन गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। नेक्स्ट है ग्रुप बाय और गेट ग्रुप, two functions. Group by function is used to group internally and does not display group data by default. मतलब ग्रुप बाय जो फंक्शन है वो ग्रुप तो करता है पर उसको डिस्प्ले नहीं करता है। वो इट कैलकुलेट एंड ग्रुप ऑल द डेटा टुगेदर इनसाइड द कंप्यूटर एंड इट डज नॉट डिस्प्ले द आउटपुट। लेकिन गेट ग्रुप क्या है, उसी डेटा ग्रुप किया हुआ डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले द ग्रुप क्रिएटेड फॉर द पास्ट वैल्यू, फिर आपको गेट ग्रुप फंक्शन यूज़ करके उसमें पर्टिकुलर किसी एक डेटा के बारे में जो ग्रुप हो चुका है उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले एक डेटा फ्रेम बनाया गया, फिर डेटा फ्रेम का नाम df है। ग्रुप बाय फंक्शंस के थ्रू ट्यूटर को ग्रुप किया गया। ट्यूटर कॉलम है, ट्यूटर में आप देख सकते हैं अनुषा 2 है, ताहिरा 2 है, जहाँ ग्रुप हो सकता है, बाकी सब सिंगल है। तो इस तरह से पहले ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ किया गया ट्यूटर के लिए और उसको स्टोर किया गया gdf एक वेरिएबल में। फिर gdf डॉट गेट ग्रुप
जिसमें ताहिरा का डेटा डिस्प्ले कराना है, ताहिरा का ग्रुप किया हुआ डेटा डिस्प्ले कराना है, तो इट इज़ डिस्प्लेइंग द रिकॉर्ड ऑफ द ताहिरा ओनली। तो इस तरह से ये ट्यूटर पे ग्रुप कर चुका है लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा है। उसको डिस्प्ले कराने के लिए गेट ग्रुप आपको यूज़ करना पड़ेगा, और जिस वैल्यू को, जिस नेम को आप पास करेंगे अंडर द पर्टिकुलर कॉलम, जिस कॉलम को यूज़ किया गया है उसके हिसाब से, तो वो आपको आउटपुट दिखाएगा। So this is the end of this video. Thank you very much.